हेलो एंड वेलकम टू वाइटल मैथमेटिक्स। हम पिछले वीडियोस के अंदर एक्सरसाइज 1.1 को फिनिश कर चुके हैं और इस चैप्टर के अंदर एक एक्सरसाइज और बची हुई है। ठीक है, कौन सी बची हुई है? 1.2, जिसके अंदर हमारे पास कुछ गिनती के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और अभी हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं रीविजिटिंग इरेशनल नंबर। ये जो हमारे पास इरेशनल नंबर है, इसको हमने क्लास 9th के अंदर भी पढ़ चुके हैं एंड इसीलिए इन्होंने इस बार टॉपिक का नाम देख क्या रखा हुआ है, तो टॉपिक का नाम देके रखा हुआ है रीविजिटिंग इरेशनल नंबर। तो हम जरा इससे जुड़े कुछ एक चीजें समझते हैं, ठीक है, एंड फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगर तुम्हें याद हो, ठीक है, तो जो हमारे पास रियल नंबर होता है, इस रियल नंबर को हम दो अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। वो जो दो अलग अलग पार्ट्स हमारे पास कौन से होते हैं? तो एक होता है हमारे पास रेशनल नंबर, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है? तो दूसरा हमारे पास होता है ई रेशनल नंबर। और इसी ई रेशनल नंबर के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। चलो देखो, अगर तुम्हें याद हो तो इरेशनल नंबर के बारे में एक खासियत होती है कि जब भी मैं किसी भी इरेशनल नंबर जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, अगर मैं इसका डेसिमल एक्सपांशन निकालता हूं तो इसका डेसिमल एक्सपांशन हमारे पास क्या रहता है? तो ये रहता है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये खत्म नहीं होता है। और साथ में क्या रहता है? साथ में रहता है नॉन रिपीटिंग, मतलब ना तो ये टर्मिनेट होता है और ना ही ये रिपीट होता है। यही हमारे पास क्या होता है? इरेशनल नंबर। ठीक है, चलो जरा अब पढ़ते हैं जरा, है ना। इसके अंदर जो भी हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चंस को पढ़ने से पहले कुछ एक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, और उसके बाद फिर उस क्वेश्चन को करेंगे। चलो देखो, सबसे पहले तुम्हारे बुक के अंदर देख के रखा हुआ है थ्योरम 1.2। थ्योरम 1.2 के अंदर क्या देख के रखा हुआ है कि अगर हमारे पास, देखो ध्यान से, पढ़ते ध्यान से, लेट पी बी अ प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड ए स्क्वायर। ध्यान रखना, ये A2 नहीं है, ये बेसिकली ये ए स्क्वायर है। ठीक है, चलो देखो क्या देख के रखा हुआ है। लेट पी बी अ प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड ए स्क्वायर देन पी डिवाइड ए वेर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब समझने की जरा कोशिश करो। हमारे पास ए स्क्वायर एक नंबर देके रखा हुआ है, ठीक है, और अगर ए स्क्वायर को पी डिवाइड कर सकता है, पी क्या है? ध्यान रखना, ये पी प्राइम नंबर ही होना चाहिए तो ही ये एप्लीकेबल है। ये जो पी है, ये क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर। एंड जो हमारे पास ए क्या है? ये होना चाहिए हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6, ये सारी की सारी वैल्यू। तो यहाँ पर क्या देके रखा कि अगर ए स्क्वायर को पी डिवाइड कर सकता है, जो कि पी हमारे पास एक प्राइम नंबर है, तो जो ए रहेगा, ए को भी पी डिवाइड कर सकता है। इसको जरा याद करना और समझना। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ले लेता हूँ, क्या लो बताओ, मैंने यहाँ पे ले लिया क्या? 25। और जो 25 रहता है, क्या मैं इसको इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ, 5 का स्क्वायर, हाँ या ना? तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास बेसिकली ये है कि अगर 5 है जो कि प्राइम नंबर है, तो 5 अगर 25 को डिवाइड कर पा रहा है, जो कि ए स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक है, तो जो 5 है, ये अंदर वाली वैल्यू 5 को भी डिवाइड करेगा। ये बात 100% फिक्स है। एक और जरा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैंने क्या बोला? 9 स्क्वायर लेता हूं, तो 9 स्क्वायर बेसिकली कितना हो गया? 81। और 81 को अगर मैं ये पूछूं कि कौन सा प्राइम नंबर है जो कि डिवाइड करेगा, तो मैं बोलूंगा कि 81 को क्या 3 डिवाइड कर सकता है? तो मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल 3 डिवाइड कर सकता है 81 को। तो मैंने बोला कि अगर 3 ये 81 को डिवाइड कर सकता है, जो कि 9 का स्क्वायर है, तो ये बात 100% फिक्स है कि जो 3 है, ये 9 को भी डिवाइड कर पाएगा। इसको जरा याद रखना, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। समझ नहीं आया तो एक बार फिर से रिपीट करके फिर से वीडियो पीछे करो एंड फिर से इसको जरा देखो। ठीक है, मैं चलो तुम्हें एक बार और समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 10 है, तो 10 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 10 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है? ये होता है 100। तो मैंने क्या बोला कि 100 को ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो कि डिवाइड करता है? तो मैं बोलूंगा 2, तो 100 को डिवाइड कर देता है। अगर 2 100 को डिवाइड कर पा रहा है, इसका मतलब ये है कि जो 2 है वो इस अंदर वाले 10 को भी डिवाइड कर पाएगा। एक और एग्जांपल, वैसे ही अगर ये जो 100 देके रखा हुआ है, इसको एक और प्राइम नंबर डिवाइड करता है। कौन डिवाइड करता है? 5 डिवाइड करता है। तो 5 अगर ये 100 को डिवाइड कर पा रहा है, तो 5 ये अंदर वाले 10 को भी डिवाइड कर पाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। यानी ओवरऑल हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ए स्क्वायर को कोई एक प्राइम नंबर है पी, जो इसको डिवाइड कर पा रहा है, इसका मतलब ए को पी भी डिवाइड कर सकता है। इसमें मुझे कोई दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं आने वाली।
चलो आगे बढ़ो। दूसरा कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें क्या समझाता हूँ अलग से, ठीक है। वो पहला वाला हमारे पास थ्योरम हो गया, दूसरा कॉन्सेप्ट एक और समझाता हूँ, ठीक है। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ध्यान से जरा समझने की कोशिश करो कि बेसिकली ये जो को प्राइम नंबर होता है ये हमारे पास क्या होता है। तो को प्राइम नंबर में उन नंबर्स को बोलता हूँ जिनका एचसीएफ हमारे पास, ध्यान रखना, जिसका एचसीएफ हमारे पास अगर 1 आ जाता है तो मैं उनको को प्राइम नंबर बोलूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 16,17 ले लेता हूं तो इसका अगर मैं एचसीएफ निकालूंगा तो इसका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर मैं और क्या नंबर्स लेता हूँ, 2 और 6 को क्या मैं को प्राइम नंबर बोल सकता हूँ, जी नहीं, क्योंकि इसका जब मैं एचसीएफ निकालूंगा तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 2। क्या मैं 6 और 8 को प्राइम नंबर बोल सकता हूँ, नहीं, क्योंकि इसका भी हमारे पास एचसीएफ कितना आ जाएगा, 2। क्या मैं 6 और 9 को प्राइम बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि इसका एचसीएफ हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। यानी कि मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जिन जिन नंबर का एचसीएफ, जैसे एग्जांपल के तौर पे 6,7, इसका एचसीएफ हमारे पास कितना आएगा, तो इसका एचसीएफ 1 आएगा। अगर मैं 7,8 लेता हूं तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, तो ये हमारे पास 1 आएगा। अगर मैं 7,11 ले लेता हूं तो इसका भी एचसीएफ कितना आएगा, हमारे पास 1 आएगा। तो जिन जिन नंबर्स का दो पेयर्स रहते हैं बेसिकली एक को प्राइम नंबर, जिनका एचसीएफ अगर 1 रहता है तो मैं उसको को प्राइम नंबर बोलता हूँ। अब इसी को एक अलग तरीके से या फिर अलग ढंग से सोचते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जहां भी एचसीएफ 1 आ रहा है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये 7 और 11 को 1 के अलावा, यानी 1 एक नंबर है, 1 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। वैसे ही 7 और 8 को 1 के अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो कि डिवाइड कर सके दोनों को एक साथ। यहाँ पर भी 6 और 7 के अंदर 1 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इसको डिवाइड कर सके। अगेन यहाँ पे 16 एंड 17 के अंदर भी 1 के अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 16 और 17 को एक साथ डिवाइड कर सके। ये चीज जरा ध्यान रखना और याद रखना। एक और चीज जरा समझाता हूँ ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 2/6 लिखता हूँ तो क्या मैं 2/6 को कैंसल करके और बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूंगा तो क्या ये मेरे पास 1/3 आ जाएगा। तो ये जो 1/3 है क्या ये दोनों के दोनों को प्राइम नंबर होंगे, आंसर है जी हाँ, ये को प्राइम नंबर होंगे। एक और एग्जांपल लेता हूँ, 2/8 अगर मैं लेता हूँ इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो कितना आ गया, 1/4 का एक को प्राइम नंबर होगा, हाँ होगा। अगर मैं 3/9 लेता हूँ इसको कैंसिल करता हूँ तो कितना आ गया, 1/3। अगर मैं 2/9 लेता हूँ इसको 3/9 लेता हूँ इसको कैंसिल करता हूँ तो कितना आ गया, ये 1/3, सॉरी। एक और लेते हैं, 6 अगर 9 लेता हूँ इसको कैंसिल करता हूँ तो कितना आ गया, 2/3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई सा भी हमारे पास, फिर से बोल रहा हूँ, कोई सा भी अगर हमारे पास रेशनल नंबर देख के रखा हुआ है जो P/Q के फॉर्म में है तो मैं इसको कैंसल करके, अगर वो दोनों के दोनों को प्राइम नंबर नहीं है तो मैं कैंसल करके A/B, मतलब ये बस रिप्रेजेंटेशन के लिए A/B कर सकता हूँ और A और B हमारे पास क्या होंगे, को प्राइम नंबर। चलो फिर से मैं बताता हूँ, ठीक है। पहली थ्योरम याद रखना, अगर कोई एक प्राइम नंबर है जो ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो ये बात 100% फिक्स है कि वो ए को भी डिवाइड करेगा। को प्राइम नंबर हमारे पास क्या होता है, को प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसका एचसीएफ 1 हो, या फिर ऐसा सोचो कि ऐसे दो नंबर जिनको 1 के अलावा और कोई नंबर डिवाइड ही नहीं कर सकता उसको मैं क्या बोलूंगा, को प्राइम नंबर। बहुत ही सिंपल सीधा अर्थ है। देन चलो जरा आगे बढ़ते हैं जरा, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमें इसी चीज को प्रूफ करना है, एग्जाम्पल, ठीक है। अब क्वेश्चन एक एक करते हैं ना। देखो क्वेश्चन हमारे पास दे के रखा कि प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर। बेसिकली दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, या तो ऐसा पूछा जाता है कि √2 को प्रूफ करो, या फिर √3 को प्रूफ करो, या फिर √5 को प्रूफ करो, या फिर इन्हीं के साथ कुछ एडिशन नंबर दे दिए जाते हैं, जैसे 6 प्लस में √2 को प्रूफ करो, √5 है ना, मान लेते हैं 3√5 को प्रूफ करो, ठीक है। तो ये बेसिकली जो तुम्हारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा वो दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो सिंगल नंबर दे देगा या तो फिर मिक्स करके देगा बेसिकली। तो जरा इसका प्रोसीजर समझते हैं कि होता क्या है, पहले मैं समझाता हूं और फिर मैं लिखवाऊंगा। प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। अगर मुझे इसको प्रूफ करना है तो हम करते क्या है, हम ये करते हैं कि मैं मान लेता हूं कि √3 हमारे पास रेशनल नंबर है। प्रूफ अपने को इरेशनल करना है, लेकिन अपन शुरुआत में इसको ये मान लेते हैं कि ये हमारे पास रेशनल नंबर है, और आखिरी में जाके बीच में कुछ तो भी करके हम आखिरी में जाके ये बोलते हैं कि भैया ये तो रेशनल की प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा।
यानी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ आ रहा है रेशनल के अंदर। इसीलिए अगर वो रेशनल नहीं है तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इरेशनल। क्योंकि रियल नंबर्स जो भी होते हैं हमारे पास वो दो ही पार्ट रहता है, या तो रेशनल रहता है या तो इरेशनल रहता है। बात आई समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, चलो ध्यान से एक एक करके चीजों को जरा समझते हैं और करते हैं। देखो, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको अपन मान लेंगे, लेट कर लेंगे। ठीक है, हम क्या बोलेंगे कि लेट √3 इज एन इज अ रेशनल नंबर। हमने सबसे पहले ये मान लिया कि जो हमारे पास √3 है वो हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर। और अगर ये रेशनल नंबर है, ठीक है, तो क्या मैं इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ? मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि देन वी कैन, है ना, देखो लेट √3 इज अ रेशनल नंबर, फिर हम क्या बोल रहे हैं कि देन वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। मैं इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो क्या मैं अगर चाहूं तो इसको ऐसे लिख दूं कि √3 इक्वल्स टू p अपॉन में q हो गया। यानी कि जो हमारे पास p अपॉन में q है, मुझे नहीं पता है कि वो p अपॉन में q कौन कौन सी वैल्यू है। लेट सपोज कि वो हो सकता है 2 अपॉन में 4 हो सकता है 6 अपॉन में 9 हो सकता है 10 अपॉन में 15 हो। मुझे नहीं पता कि p और q की वैल्यू क्या है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि अगर मुझे ये नहीं पता है कि p और q की वैल्यू क्या है, ठीक है, तो अगर मैं चाहूं तो मैं ये बोल सकता हूँ कि हो सकता है कि p और q की कुछ दूसरी वैल्यू हो, मतलब एक ऐसा नंबर हो जो इन दोनों को कैंसल करके, फिर से बोल रहा हूँ 10 अपॉन में 15 मान लेता हूँ, तो हो सकता है कि इन दोनों को, जैसे 5 से कैंसिल करूंगा तो 5 2 10 और 5 3 15, इन दोनों को कैंसिल करने के बाद मेरा जो ओवरऑल आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2 अपॉन में 3। तो यहां पर मैं कॉमा करके क्या लिख रहा हूं कि सपोज, ठीक है ध्यान रखना, चलो इधर नीचे वाले लाइन में लिखते हैं, है ना, इधर मैं लिख रहा हूं क्या कि सपोज p एंड q, p एंड q हैव अ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब ये होता है कि जो p और q दोनों को एक साथ डिवाइड कर सके ना, कॉमन फैक्टर, ठीक है, कॉमन फैक्टर अदर देन वन, मतलब वन के अलावा भी कुछ कॉमन फैक्टर है जिससे मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन आफ्टर, आफ्टर डिवाइडिंग, देन आफ्टर डिवाइडिंग दैट कॉमन फैक्टर, ठीक है, दैट कॉमन फैक्टर, है ना, जो हमारे पास वैल्यू आएगी, मैं उसको क्या लिख रहा हूं कि हमने बोला कि भाई जो कॉमन फैक्टर था उससे मैंने डिवाइड कर दिया, एंड डिवाइड करके मेरे पास √3 की वैल्यू a अपॉन में b आ गई। समझ में आया? जैसे ये 2 अपॉन में 3 आया ना कैंसिल करके, वैसे यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, a अपॉन में b आ गया। चलो इसको मैं हटाता हूँ। ठीक है, तो क्या मैं अब ये ऐसा बोल सकता हूँ कि जो भी हमारे पास ए और बी दे के रखा हुआ है, फिर से बोल रहा हूँ, जो भी हमारे पास ए और बी दे के रखा हो, ये दोनों के दोनों क्या हो गए, को प्राइम नंबर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बकायदा ये चीज लिखूंगा। ठीक है, कि क्या लिखूंगा कि यहाँ पे ऐसा लिख दो, ठीक है, कि देन ना, या फिर ऐसे लिखो, ऐसे लिखते हैं, हियर ए एंड बी आर को प्राइम्स। बात आई समझ में? मैंने बोला कि √3 की वैल्यू हमारे पास a अपॉन में b आ गया, तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू है ना, हियर a एंड b, ये दोनों के दोनों क्या है हमारे पास, को प्राइम। और को प्राइम का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास a दे के रखा हुआ है, जो हमारे पास b दे के रखा हुआ है, ठीक है, इनको 1 के अलावा और कोई भी डिवाइड नहीं कर सकता है, और यहीं से हमारी चीजें स्टार्ट होंगी। ध्यान रखना, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान रहा हूँ, मतलब इसका आगे जाके काफी ज्यादा इस्तेमाल होगा। ये जो हमने लाइन लिखा ना, हियर ए एंड बी आर द को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है कि भाई इस ए और बी को 1 के अलावा और कोई डिवाइड ही नहीं कर सकता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि √3 इक्वल्स टू ए अपॉन में बी, और बी जब उधर गया तो कितना आ गया मेरे पास, बी √3 इक्वल्स टू ए। यहाँ पर क्या करना है, मुझे दोनों साइड स्क्वायर करना है, तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब मैं दोनों के दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पर कितना आ गया मेरे पास, तो इधर आ गया मेरे पास 3b²। समझ में, √3 का स्क्वायर किया तो 3 आ गया, और b का स्क्वायर किया तो ये b² हो गया, और इक्वल टू इधर कितना आ गया मेरे पास, a²। अब क्या इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख सकता हूँ कि b² इक्वल्स टू a² अपॉन में 3।
और ये यहाँ पे पॉइंट जरा समझने वाला है। पॉइंट समझने वाला क्या है, देखो ध्यान से। यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि ए स्क्वायर को जब 3 डिवाइड कर रहा है तो हमारे पास कुछ ना कुछ तो वैल्यू आ रही है ना। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ए स्क्वायर को जब 3 डिवाइड कर रहा है तो कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है। इसका मतलब क्या कि यहाँ पर जो ए स्क्वायर है उसको 3 डिवाइड कर रहा है। बात आई समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ? फिर से जरा समझते हैं ना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि हियर, चलो अगले पेज पे लिखता हूँ ना, अगले पेज पे लिखता हूँ। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, हियर ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय ए। यहाँ पर जो हमारे पास ए स्क्वायर है वो ए से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और सॉरी, ए से डिवाइड नहीं हो रहा है, किससे, 3 से डिवाइड हो रहा है, सॉरी। ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 3, हटाते हैं इसको, देखो। और जो हमारे पास 3 है, अगर तुम्हें पता हो तो ये क्या प्राइम नंबर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि अगर ए स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 3 से, तो क्या मैं थ्योरम के हिसाब से ऐसा भी तो लिख सकता हूँ कि ए इज डिवाइडेड बाय 3। ध्यान रखना, इसको मैं सेकेंड इक्वेशन मान रहा हूँ, ये आगे जाके अभी काम आएगा। तो मैंने यहाँ पे ना एक चीज प्रूफ कर दिया कि जो ए है ना वो 3 से क्या हो रहा है, तो ये जो ए है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। चलो वापस जरा पीछे चलते हैं, ठीक है। ये देखो, मैंने यहाँ पे √3 इक्वल्स टू ए अपॉन बी लिया, इधर लिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, 3 को नीचे भेजा, और यहाँ पे मैंने एक अजम्पशन समझा, इस चीज को, इस लाइन का मतलब समझा ना। इस लाइन का मतलब ये समझा कि ए स्क्वायर को अगर 3 डिवाइड करा तो कुछ आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हमने बोला ए भी 3 से डिवाइड होगा। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, आगे वाली लाइन, मतलब आगे वाले स्टेप्स। हमने बोला कि अगर ए 3 से डिवाइड हो रहा है तो हमने बोला कि ए को 3 से आप डिवाइड करो, और डिवाइड करूंगा तो क्या मेरे पास आंसर सी आ जाएगा। तो हमने क्या बोला, ये तो ए इक्वल्स टू 3c होगी, हाँ या ना। जरा पहले मुझे बताओ कि ए इक्वल्स टू 3c कैसे कर रहे, ये बात समझ में। और जैसे मेरे पास ए इक्वल्स टू 3c आया, तो यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन दे के रखे, इसको चलो मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, ठीक है, समझने के लिए। ये मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि फुट द वैल्यू ऑफ ए इन, जो हमने वो स्टार मार्क करके रखा हुआ है उसके अंदर पुट कर रहे हैं। तो स्टार मार्क करने वाली इक्वेशन क्या है, 3b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, 3b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो ये तो 3c है, तो यहाँ पर ए की जगह मैं 3 से पुट कर रहा हूँ, तो मेरे पास कितना आ गया, 3b स्क्वायर इक्वल्स टू, ए की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 3c, और इसका मैंने क्या कर दिया, इसका कर दिया होल स्क्वायर। यहाँ पर कितना आ गया मेरे पास 3b स्क्वायर इक्वल्स टू, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ गया मेरे पास 9, और इधर क्या कर दिया मैंने c स्क्वायर। देन अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, जी हाँ कैंसिल हो रहा है, 3 से ये 9 कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 3, तो इधर कितना आ गया मेरे पास b स्क्वायर इक्वल्स टू 3c स्क्वायर। और इसको थोड़ा सा अपन इंटरप्रेट करेंगे तो ये जो 3 है ये नीचे चला जाएगा, और जैसे 3 नीचे चला गया तो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि b स्क्वायर अपॉन में 3 इक्वल्स टू c स्क्वायर। अब समझो इस लाइन को फिर से समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर b स्क्वायर के अंदर जब मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ आंसर मेरे पास c स्क्वायर आ रहा है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ कि हियर b स्क्वायर इज, क्या हो रहा है, b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड हो रहा है जरा मुझे बताओ, तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है। तो अगर b स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो क्या मैं ऐसा ही बोल सकता हूँ कि b इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 3। तो मैं b को भी 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, और इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, इस प्रोसीजर को याद तो करना ही पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। जब तुम इसको 3-4 बार लिख लोगे ना तो ऑटोमेटिक ये चीज याद हो जाएगी, ठीक है। देखो जरा, तो हमने ये बोला कि जरा ये फर्स्ट वाली इक्वेशन को गौर से पढ़ो। फर्स्ट वाला जो हमारे पास इक्वेशन है इसको गौर से पढ़ो, क्या देके रखा हुआ है कि √3 इक्वल्स टू ए एंड बी, हियर ए एंड बी आर कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब क्या होता है कि ए और बी को 1 के अलावा तो कोई डिवाइड कर ही नहीं सकता, यही तो अपने कोप्राइम का मतलब यहाँ पे समझा था। चलो, और अगर ए और बी को 1 के अलावा कोई डिवाइड नहीं कर सकता है, लेकिन ये जो हमारे पास सेकंड वाली इक्वेशन है और जो हमारे पास थर्ड वाली इक्वेशन है क्या बोलती है कि a इज डिवाइडेड बाय 3 एंड b इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 3। पॉइंट समझ में आया, दिक्कत कहाँ आ रही है, ठीक है।
तो यहाँ पर मैं एक लाइन लिखूंगा, ठीक है। देखो ध्यान से, मैं क्या लिखूंगा कि फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, सेकंड एंड थर्ड। अगर मैं सेकंड इक्वेशन से और थर्ड इक्वेशन से ये देखने जाऊंगा, ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ए एंड बी हैव एट लीस्ट, कम से कम, ठीक है, एट लीस्ट थ्री एज अ कॉमन फैक्टर, थ्री एज अ कॉमन कॉमन फैक्टर। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मैं सेकेंड इक्वेशन से और थर्ड इक्वेशन से ऐसा बोल सकता हूं कि ए और बी का जो कॉमन फैक्टर है, वो कॉमन फैक्टर क्या है, थ्री। मतलब ए और बी दोनों को कॉमनली थ्री डिवाइड कर सकता है, ठीक है। फैक्टर अदर देन वन, ठीक है, अदर देन वन मतलब वन के अलावा भी एक फैक्टर है, एंड वो फैक्टर हमारे पास क्या है, थ्री है, ठीक है। लेकिन ये जो हमने लाइन लिखा है, ये तो इस फर्स्ट वाले इक्वेशन को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। क्या कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, उधर तो बोला है ए और बी को प्राइम नंबर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा कि देखो, ये जो मैंने लाइन लिखा हुआ है और जो मैंने फर्स्ट इक्वेशन लाइन लिखा, ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, लेकिन ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया है ना, यहाँ पे लिख रहा हूं। बट पहले ये लिखते हैं क्या कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट, दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट, कौन सा फैक्ट, जो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर है, द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन, नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, ठीक है। लेकिन ये जो हमने ऊपर लाइन लिख के रखा हुआ है, ये जो लाइन है, ये तो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, किसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, फर्स्ट वाली इक्वेशन को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है कि ए और बी को प्राइम नंबर है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन अराइज क्यों हुआ, क्योंकि हमने रॉन्ग अजम्पशन लिया। तो ओवरऑल में लास्ट में आंसर क्या लिखूंगा, ओवरऑल में लास्ट में ये आंसर लिखूंगा कि दिस कॉन्ट्रडिक्शन, दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises arises due to due to our wrong assumption, wrong assumption। ये जो कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हुआ है, ये हमारे रॉन्ग assumption की वजह से हुआ है। बात आई समझ में, ठीक है। क्या रॉन्ग assumption था, रॉन्ग assumption दैट रूट थ्री इज अ रेशनल नंबर। ये हमने शुरुआत में मान के रखा हुआ था, रेशनल नंबर, ठीक है। दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस ड्यू टू अ रॉन्ग assumption दैट रूट थ्री इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। देयरफॉर, यहां पर मैं लिखूंगा देयरफॉर, ठीक है, वी कंक्लूड दैट, वी कंक्लूड दैट रूट थ्री इज अ रेशनल नंबर। जी नहीं, therefore we conclude that root 3 is a irrational number, irrational number। बात आई समझ में। मैं फिर से एक बार ये क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने शुरुआत में ये माना है कि लेट रूट थ्री इज अ रेशनल नंबर। फिर हमने ये बोला कि चलो अगर रेशनल नंबर है तो उसको मैं पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो मैंने बोला रूट थ्री को मैंने पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख लिया। तो हमने बोला कि मान लेते कि पी और क्यू कॉमन फैक्टर है जो वन के अलग है, मतलब वन के अलावा है। तो हमने बोला कि अगर उस कॉमन फैक्टर से डिवाइड करूंगा तो डिवाइड करने के बाद ए और बी आ जाएगा, और डिवाइड करने के बाद जरा मुझे बताओ, देखो इधर मैंने बताया था डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू हमारे पास आ जाती है वो क्या हो जाता है, को प्राइम नंबर। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, हियर ए एंड बी आर द को प्राइम नंबर। फिर मैंने इस वैल्यू को लिया, इधर किया, मैंने दोनों साइड स्क्वायर किया, और यहाँ पर मैंने ये बोला कि बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन थ्री। इसका मतलब समझता है, इसका मतलब ये है कि ए स्क्वायर को जब मैंने थ्री से डिवाइड किया, सर हमें याद आ रही है, ए स्क्वायर को जब मैंने थ्री से डिवाइड किया तो मेरे पास कुछ ना कुछ आंसर बी आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर थ्री से डिवाइडेड है, और अगर ए थ्री से डिवाइडेड है तो ए भी थ्री से डिवाइडेड होगा। जब ए थ्री से डिवाइड होगा तो मैंने बोला ए के अंदर थ्री से डिवाइड कर दे, तो कुछ ना कुछ आंसर मेरे पास कितना आ गया, सी। तो मैंने बोला ए की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, थ्री थी। मैंने बोला कि पुट इन द वैल्यू ऑफ ए इन द स्टार। देखो मैंने एक स्टार मार्क करके रखा है यहाँ पे इस इक्वेशन को। तो मैंने पहले इक्वेशन लिखा, थ्री बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ए की वैल्यू पुट किया, सॉल्व किया, तो मेरे पास बी स्क्वायर इक्वल्स टू थ्री सी स्क्वायर आ गया। डन। तो मैंने बोला बी स्क्वायर अपॉन में थ्री की वैल्यू सी स्क्वायर होगा। इसका मतलब ये है कि बी स्क्वायर के अंदर जब मैं थ्री से डिवाइड कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ आंसर मेरे पास सी स्क्वायर आ रहा है।
तो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि हियर बी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 3, और अगर बी स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब ये हुआ कि बी भी 3 से डिवाइड होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने बोला कि सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन से तो हमें ये समझ में आ रहा है कि ए और बी हमारे पास क्या है, ए और बी के 3 एक कॉमन फैक्टर है क्योंकि 3 दोनों को डिवाइड कर रहा है। बट लेकिन ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आ रहा है, ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, किस सिचुएशन को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, दैट फैक्ट दैट ए एंड बी हैव अ कॉमन फैक्टर। देखो जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है इसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों अराइज हुआ, यहाँ पे लिखा मैंने, दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस ड्यू टू अ रॉन्ग अजम्पशन, है ना। हमने अपने शुरुआत में एक रॉन्ग अजम्पशन लिया है कि रूट 3 हमारे पास रेशनल नंबर, ये बताया कि रूट 3 हमारे पास रेशनल नंबर है, ये हमने रॉन्ग अजम्पशन लिया था। Therefore, we conclude that root 3 is a irrational number, और ये हमारे पास फाइनली प्रूफ होता है। फिर से बोल रहा हूँ, 3-4 बार इसको करना है। वीडियो पॉज करो, लिखो, इसको भी लिखना है, इसको भी लिखना है, और इसको भी लिखना है। लिखो इसको जरा अच्छे से, ठीक है। एंड फिर 2-3 बार इसको रिपीट करना है तुम्हें, ठीक है। चलो एक काम करो, यहीं पे होमवर्क दे दूं क्या है तुम्हें, अगर तुम्हें समझ में आ गया तो एज इट इज, ठीक है, एज इट इज तुम्हें क्या करना है, रूट 2 का करना है, ठीक है। और सभी लोग मुझे कमेंट के अंदर बताएंगे कि रूट 2 का किया कि नहीं किया, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ रहा है तो लाइक करना है, और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताना है कि क्या समझ में नहीं आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो ये भी बता सकते हो कि हाँ भैया बहुत ही क्रिस्टल क्लियर समझ में आ चुका है। चलो आगे बढ़ते चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैंने बोला था ना कि 2 टाइप के हमारे पास क्वेश्चन पूछे आएंगे, या तो तुम्हें सिंगल दे देगा या तो फिर हमें मिक्स करके देगा। चलो, और ये जो मिक्स करके देके रखा हो ना, 5 माइनस में रूट 3 इज इरेशनल नंबर, इनको करना थोड़ा सा ज्यादा आसान देता है। चलो जरा करना स्टार्ट करते हैं, है ना। देखो शुरुआत में मैं क्या मान लूंगा, यहाँ पे लिखता हूं लेट एज्यूम दैट 5 माइनस में रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। मैंने ये मान लिया कि जो हमारे पास 5 माइनस में रूट 3 है वो क्या है, हमारे पास रेशनल नंबर है। तो 5 माइनस में रूट 3 को क्या मैं p अपॉन में q के फॉर्म में लिख सकता हूँ, हाँ या ना, जरा सोचो। और यहाँ पर क्या मैं लिखूंगा कि q इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब p और q हमारे पास क्या है, इंटीजर्स है। चलो फिर मुझे क्या करना है, इसको रीअरेंज करके मुझे ई रेशनल वाली वैल्यू को एक साइड करना है, रेशनल वाले को एक साइड करना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि 5 माइनस में p अपॉन में q लिखा, और इधर क्या कर दिया मैंने, माइनस रूट 3 जब इधर गया तो कितना आ गया मेरे पास, रूट 3। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 5q माइनस में p अपॉन में q इक्वल्स टू रूट 3। अब इस इक्वेशन को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। इस इक्वेशन का मतलब ये है कि जो हमारे पास p दे के रखा हुआ है, ये जो हमारे पास q दे के रखा हुआ है, ध्यान दो, ये जो p दे के रखा हुआ, ये q दे के रखा हुआ, ये दोनों के दोनों क्या इंटीजर है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि p एंड q आर इंटीजर, ठीक है, ध्यान दो, p एंड q आर द इंटीजर। तो अगर p और q हमारे पास इंटीजर दे के रखा हो तो ऑब्वियस सी बात है कि 5q माइनस में p सॉल्व करूंगा तो ये ऊपर भी इंटीजर रहेगा, और q तो ऑलरेडी इंटीजर है ही से। तो जो हमारे पास लेफ्ट वाला पार्ट दे के रखा हुआ है, अगर ऊपर और नीचे दोनों इंटीजर आ रहा है तो क्या मैं इसको रेशनल बोल सकता हूँ, हाँ है ना। और यहाँ पर जो मेरे राइट हैंड साइड के अंदर आ रहा है, ये हमारे पास क्या आ गया, इरेशनल आ गया। कुछ बात समझ में आई, क्या बोला मैंने, लेफ्ट साइड में जब मैं देखता हूँ तो रेशनल आ रहा है, और राइट साइड के अंदर देखता हूँ तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, इरेशनल आ रहा है। लेकिन ऐसा क्यों आ रहा है, ऐसा नहीं आना चाहिए, इसको सॉल्व करके तो रेशनल आना चाहिए, लेकिन हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, इरेशनल। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने रॉन्ग एजम्पशन करके रखा हुआ है। चलो इसके आगे का पोर्शन लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बस स्टेटमेंट ही लिखना है। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ कि सिंस p एंड q, सिंस p एंड q आर इंटीजर्स, जो p और q हैं ये बेसिकली दोनों के दोनों क्या है, हमारे पास इंटीजर है। तो अगर मैं 5q माइनस में p अपॉन में q को सॉल्व करूंगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। इस, या फिर ऐसा करते हैं, इसमें लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं 5q माइनस में p अपॉन में q विल बी अ रेशनल, विल बी अ रेशनल नंबर। लेकिन इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर तो मेरे पास रूट 3 आ रहा है। बट यहाँ पे लिखता हूं, बट वी नो दैट, बट वी नो दैट रूट 3 इज इरेशनल। हमें पता है कि जो रूट 3 है वो हमारे पास क्या है, इरेशनल है।
तो सॉल्व करके आंसर तो रेशनल आ रहा है, लेकिन हमें पता है कि रूट 3 इरेशनल होता है। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना। क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है? हमारे एजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखता हूं, है ना, दिस कॉन्ट्राडिक्ट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट, या फिर ऐसा लिखते दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस, अराइजेस ड्यू टू आर रॉन्ग अजम्पशन, ड्यू टू आर रॉन्ग अजम्पशन। क्या रॉन्ग अजम्पशन है? ठीक है, ड्यू टू आर रॉन्ग अजम्पशन दैट इज 5 माइनस में रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। ये हमने अजम्पशन लिया, वो बता रहे कि हमने क्या गलत अजम्पशन लिया, इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, देयरफॉर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देयरफॉर, देयरफॉर 5 माइनस में रूट 3 इज एन irrational number, irrational number। क्रिस्टल क्लियर हुआ? हमने यहाँ पे माना कि 5 माइनस में रूट 3, और कैसा भी क्वेश्चन आया ना, अपने को अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो एक साइड इरेशनल को कर देना, बाकी सारी वैल्यू को एक साइड कर देना। तो एक साइड हम बोलेंगे कि भैया इसको तो सॉल्व करने पे हमारे पास रेशनल आना चाहिए। क्यों? क्योंकि पी और क्यू हमारे पास क्या है, इंटीजर है, लेकिन इसका आंसर तो हमारे पास इरेशनल आ रहा है। और ये ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हुआ? ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन हुआ आपने रॉन्ग एजम्पशन की वजह से, इसीलिए ये हमारे पास 5 माइनस में रूट 3 हमारे पास क्या होगा, तो ये हमारे पास एक इरेशनल वैल्यू होगा। क्लियर हो गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन जरा करते हैं। शो दैट 3 रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। सेम प्रोसीजर है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सेम कॉपी पेस्टेड प्रोसीजर है। मैं यहाँ पे क्या लूंगा, मैं बोलूंगा यहाँ पे कि लेट 3 रूट 2 इज एन, या फिर एक काम करते हैं, इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, ये फटाफट लिखो, है ना, इज अ रेशनल नंबर। चलो, तो मैंने बोला 3 रूट 2 अगर हमारे पास रेशनल नंबर है, तो मैं इस 3 रूट 2 को मैं p अपॉन में q के फॉर्म में लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा q इज नॉट इक्वल्स टू 0, और साथ में ये भी लिखता हूँ कि p एंड q आर इंटीजर्स, p एंड q आर इंटीजर्स। डन, समझ में? ये p और q हमारे पास क्या है, इंटीजर्स है। फिर मैं क्या करूंगा, 3 की वैल्यू को उधर भेज दूंगा। तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ कि p अपॉन में 3q इक्वल्स टू, वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, रूट 2। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, p और q हमारे पास क्या है, इंटीजर है, तो इसको सॉल्व करूंगा तो ये बेसिकली कितना आना चाहिए, ये रेशनल आना चाहिए। लेकिन इसका आंसर आ क्या रहा है, इसका आंसर तो मेरे पास रूट 2 इरेशनल आ रहा है। तो मैं यहाँ पर अब लिखना स्टार्ट करूंगा। यहाँ पे क्या लिखूंगा कि सिंस p एंड q आर इंटीजर्स, क्योंकि p और q जो हमारे पास है वो इंटीजर है। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा कि देयरफॉर, देयरफॉर p अपॉन में 3q विल बी अ रेशनल नंबर। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास रेशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन बट हमें पता है कि रूट 2 क्या है, इरेशनल है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, चलो, बट वी नो दैट, but we know that root 2 is an irrational number। ये जो हमारे पास रूट 2 है, ये बेसिकली क्या है, हमारे पास इरेशनल नंबर है ना। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों अराइज हुआ, क्योंकि हमने रॉन्ग एजम्पशन लेके रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ दिस कॉन्ट्रडिक्शन, दिस कॉन्ट्राडिक्शन, दिस कॉन्ट्रडिक्शन arises, arises due to our wrong assumption, due to our wrong assumption। ठीक है, ड्यू टू आर रॉन्ग assumption, दैट इज, क्या हमने रॉन्ग assumption लिया था, दैट इज 3 रूट 2 इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। राइटिंग भाई देख लेना, है ना, थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना। चलो, है ना, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा कि देयरफॉर, ठीक है, क्या लिखे बताओ, देयरफॉर क्या लिख दें, ये 3 रूट 2 इज एन irrational नंबर। ठीक है, हमारा रॉन्ग एजम्पशन हो गया। रॉन्ग एजम्पशन क्यों हुआ, ठीक है, क्योंकि सॉरी गलत कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हुआ, क्योंकि हमने रॉन्ग एजम्पशन लिया था। क्या रॉन्ग एजम्पशन लिया था, कि वो हमारे पास रेशनल नंबर है, और अगर वो रेशनल नंबर नहीं हो तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ई रेशनल नंबर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया इसका आंसर। पहले बताओ समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा तो लाइक करो भाई। ठीक है, चलो देखो, अब मुझे उम्मीद है
कि आप सभी को ये जो एग्जाम्पल्स वाले पोर्शन थे ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अपन अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये एक्सरसाइज 1.2 के भी सारे के सारे क्वेश्चन अपन फिनिश कर देंगे। ठीक है, चलो, अगर समझ में आ रहा है तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें करना है लाइक। समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताना है कि क्या समझ में नहीं आ रहा है। मैं एक ही कमेंट पर्सनली देखता हूँ और उसका मैं रिप्लाई करूंगा। ठीक है, और सब्सक्राइब करना तो भूल मत जाना, सब्सक्राइब करके जाना है। ठीक है, और बाकी अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। ठीक है, ताकि वो भी यहाँ से प्रॉपर क्रिस्टल क्लियर में समझ में आ जाए, अगर उनको कुछ भी डाउट आता है तो। क्लियर हो गई बात? ठीक है, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक है, चलो बाय बाय।